Hello everyone, welcome to the third lecture of chapter motion जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का पहला सेशन। So welcome to Angstrom Classes YouTube channel. My name is Nikhil and I hope आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, राइट? तो अभी तक हम लोगों ने अपने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं मोशन के एंड आई होप आप सब लोगों ने उन 2 लेक्चर्स को काफी अच्छे से देखा होगा। जो कॉन्सेप्ट्स वहां पे समझाए गए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपके लिए डाउट सेक्शन मतलब जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपने डाउट्स को रख सकते हो सो दैट कि हमें पता चले कि हाँ आपके डाउट्स क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स को भी प्लान कर पाएंगे, है ना। तो आई होप आप सब लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर जो अपने मोशन चैप्टर का पहला और दूसरा लेक्चर है वो आपने देख लिया होगा। एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जो हम लोग अपना न्यूमेरिकल सेशन करने वाले हैं, जो कि आज हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी तक जितना भी हमने पढ़ रखा है उसके बेसिस पे। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल सेशन होने वाला है। ऐसे 1-2 सेशंस और आएंगे जहां पे हम लोग अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी बातें की है इस चैप्टर में उसमें हम लोगों ने ओवरऑल देखा है, हमने इन क्वांटिटीज को पढ़ा है, राइट? मतलब क्वांटिटीज ऑफ मोशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, राइट? स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इनके बारे में काफी डिटेल में हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर कर लिया है। तो इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो क्या प्री रिक्विजिट्स है इस सेशन को कंप्लीटली देखने की, राइट? तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपने सेकेंड लेक्चर देख रखा हो, पूरी तरीके से देख रहा हो, जिसमें हमने क्वांटिटीज ऑफ मोशन का डिस्कशन कर लिया है पूरा अच्छे से। और आज के इस लेक्चर में आपको अपने लिए ऑनेस्ट रहना है, राइट? अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। इट मींस कि जो भी आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो विदाउट डायरेक्टली लुकिंग इनटू द सॉल्यूशन, फर्स्ट यू हैव टू पॉज द वीडियो एट दैट मोमेंट एंड देन यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट आप क्वेश्चन को ट्राई करना, उसके बाद ही उसके सॉल्यूशन को देखना। इफ यू फॉलो दीज थिंग्स देन आज का सेशन आपके लिए काफी ज्यादा, आप कह सकते हो, फ्रूटफुल होने वाला है। आप काफी कुछ सीखने को यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यानी कि अभी तक हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। आज का जो हमारा पर्पस है, इस वीडियो का जो लेक्चर का एजेंडा है वो यही है, दैट हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। So these 2 things you have to follow and you have to be honest with yourself. Now with that said, let's move on and now I'm going to present on the screen the very first question of today's class. So ये रहा आपके स्क्रीन पे सवाल। अब यहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना है और खुद से एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना है। सॉल्यूशन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप आप लोगों ने 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग इसको साथ मिलकर सॉल्व करते हैं और अगर आपने आंसर्स निकाल लिए हैं तो आप अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस हमें 7 मीटर दे रखा है ना, उस पे मूव कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ अ रिवॉल्यूशन। यानी कि अगर उसने हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, हाफ रिवॉल्यूशन कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, तो सर्कल में जहां से उसने चलना शुरू किया उसके आधे पे ही जाके वो अगर जर्नी खत्म करता है अपना, तो हमें बताना है कि उसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आई गेस आप लोगों ने इसको अगर सॉल्व किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लगा होगा, राइट? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग एक सर्कुलर ट्रैक को शो करते हैं और क्योंकि हमें इसके आधे से मतलब है तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके हाफ पार्ट को यहाँ से इरेज कर देते हैं, राइट? सो आई होप आप सबको यहाँ पे ये हाफ सर्कल दिख रहा है और क्योंकि ये हाफ सर्कल हमने बना दिया तो अब इसके एंड पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं और बीच में कहीं हमारा सेंटर आ रहा होगा तो इसको सेंटर को यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे। सो लेट्स से दिस इज द सेंटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया होगा तो यहाँ पे आके वो रुकना चाहिए। तो हमें पता है यहाँ पे सर्कल का रेडियस दे रखा है, दैट इज 7 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो पॉइंट है वो भी सेंटर से कितनी दूर होगा, 7 मीटर दूर होगा। और ऑब्जेक्ट ने चलना कैसे शुरू किया, तो यहां से चलते हुए वो बी पे पहुंचता है। अब आपको यहाँ पे बताना क्या है कि इसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अगर आपको डिस्टेंस का डेफिनेशन याद हो
तो डिस्टेंस में हमें ये पता करना होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो जिस रास्ते पे गया है, जिस रास्ते से वो चल के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, उसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ क्या है उसका, ये वाला पाथ जो है वो उसका एक्चुअल पाथ है। दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसी एक्चुअल पाथ की आपको क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन बन चुका है ना। अगर ये सर्कल था तो सर्कल का आधा क्या होगा, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ये आर्क का लेंथ फाइंड करना है। सेमी सर्कुलर आर्क का लेंथ कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि अगर हमें डिस्टेंस बताना है तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क, लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क, जो कि हमें यहाँ पे ये दिख रहा है AB, राइट। अब इसका लेंथ कैसे निकालोगे आप, तो अगर ये पूरा सर्कल होता तो हमें पता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, बट ये तो उसका आधा है, तो 2πr का हाफ करोगे आप तो आपको सिर्फ क्या मिलने वाला है, πr मिलने वाला है। और पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 22/7, और रेडियस हमें बता रखा है 7 मीटर्स। तो यहाँ से आप देखोगे 7 से 7 कैंसिल होके हमारे पास जो डिस्टेंस का आंसर आने वाला है that is going to be 22 meters. So this is our answer for the distance. हमारा डिस्टेंस का आंसर आ चुका है। आई होप आप सबको यहाँ पे ये क्लियर है कि हमने डिस्टेंस कैसे फाइंड किया। तो डिस्टेंस के लिए आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि जो एक्चुअल पाथ है उसकी टोटल लेंथ कितनी। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी तो बताना है। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी आने वाला है। तो डायरेक्शन कैसे बताओगे आप। अब डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे मार्क कर सकते हो। सो लेट्स से ये हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया और ये हो गया हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, करेक्ट। अब आपको बताना ये है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा इसका। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ दो चीजों से मतलब होती है कि ऑब्जेक्ट ने चलना कहाँ से शुरू किया, उसका इनिशियल पोजीशन क्या है, और फिर उसने अपने जर्नी को खत्म कहाँ पे किया, यानी कि उसका फाइनल पोजीशन क्या है। उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी लेंथ जो हम फाइंड करेंगे वो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे होगा वो कौन सा होगा, ये स्ट्रेट लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। अब इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो कितना आने वाला है, तो दैट इज गोइंग टू बी AO प्लस OB। इसको आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे शो कर सकते हो। AO की वैल्यू 7 मीटर, OB की वैल्यू भी 7 मीटर, सो 7 + 7 दैट इज गोइंग टू बी 14 मीटर्स। तो ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन भी तो बताना है हमें, तो डायरेक्शन अब देखोगे A से B की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो A से B की तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, so it is going upward. So if it is going upward it means the displacement has the direction of north, right? तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का फाइनल आंसर आएगा that is going to be 14 मीटर towards north. आई होप आप सबको अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो चुका है कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे आंसर करना होता है। काफी बार बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे कभी कभी क्या पूछा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाता है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो आपको सिर्फ आंसर इतना देना था। अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है उसमें स्पेसिफिकली और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखा है, जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखा हो तब आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसको डायरेक्शन भी शो करना होता है, राइट। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दैट कंप्लीटली मेक्स द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको यहाँ पे सॉल्यूशन क्लियर हुआ है। नाउ आई होप आप सब लोगों के भी आंसर्स सही ही आए होंगे। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो सवाल है वो ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 100 मीटर ईस्ट in 20 seconds and then turns back to travel 40 meter west in 10 seconds. तो कुछ डायरेक्शन से भी रिलेटेड है यहाँ पे क्वेश्चन, तो सही डायग्राम सही से बनाएंगे आप। डिटरमाइन द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। तो हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों पता करना है। तो वो जल्दी से आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करते हैं एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओके, सो लेट्स नाउ डिस्कस द सॉल्यूशन। आई होप आप सब लोगों ने यहाँ पे इसको ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसको समझते हुए हम लोग एक बार क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे।
So an object travels 100 meter east in 20 seconds and then turns back to travel 40 meter west in 10 seconds. तो यानी कि जो भी मूवमेंट हो रहा है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो रहा है, ईस्ट में पहले वो ट्रैवल किया फिर वो वेस्ट की तरफ जाता है। अच्छा, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। लेट से उसने कहीं से तो चलना शुरू किया होगा, तो लेट से वो यहां से चलना शुरू करता है और वो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा है। सो ऑब्जेक्ट ने ईस्ट की तरफ मूवमेंट किया, इस तरीके से ईस्ट की तरफ मूवमेंट किया, और कितना मूवमेंट किया तो हम लोग एक बार इसको मार्क कर लेते हैं। तो लेट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो जाता है ईस्ट की तरफ, और यहाँ पे उसने बता रखा है कि उसने 100 मीटर्स का लेंथ कवर किया है। और फिर वो क्या करता है, वो पीछे की तरफ मुड़ता है, वो द ऑब्जेक्ट टर्न्स बैक, यानी कि वो पीछे मुड़ता है और फिर वो वेस्ट की तरफ जा रहा है और 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो यानी कि ये यहाँ से कहीं तो वापस आया होगा। लेट से वो यहाँ पे आया सी पे, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो 40 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। तो ए से बी जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकेंड्स, और बी से सी जाने में उसको टाइम लग रहा है 10 सेकेंड का। इतना हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, तो हमने क्वेश्चन को पढ़ के एक छोटा सा डायग्राम फ्रेम कर लिया है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि हमें क्या पूछा गया है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें दोनों फाइंड करनी है इसमें, राइट। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें अपने एवरेज स्पीड की, तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, या सिर्फ हम लोग लिखेंगे तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, ये होता है अपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे पता क्या करना होगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए, कि ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है और उसे उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टोटल टाइम कितना लगा है। तो ये तो हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है, हमने डायग्राम में भी उसको बना लिया। तो पहले वो ए से बी गया 100 मीटर ट्रैवल करके, फिर बी से सी आया 40 मीटर ट्रैवल करके। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है वो 100 प्लस 40 मीटर्स का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, और ए से बी जाने में उसे 20 सेकेंड्स लगे हैं और बी से सी आने में उसको टाइम लगा है 10 सेकेंड्स का। तो टोटल टाइम उसका कितना है, तो 20 प्लस 10 सेकेंड्स का टोटल टाइम है उसके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास एवरेज स्पीड का आंसर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास वैल्यू बन रही है वो 140 है एंड द डिनोमिनेटर इज 30। तो यहाँ पे हमारा आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 14/3 मीटर पर सेकेंड, या आप इसको चाहो तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो वी नो दैट 3 times 4 is 12, रिमाइंडर विल बी 2, 3 times 6 is 18। सो आंसर लगभग 3.6 के आसपास आने वाला है, या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अब आंसर को प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है कि आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी सही है। अगर आप इसको चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, दैट विल बी आल्सो करेक्ट, एंड आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो कन्वर्ट, तो दैट विल बी आल्सो करेक्ट। सो anyway you are presenting the answer, it's your choice. If you leave the answer here also that is fine, okay। so I hope आप सबको यहाँ पे ये फर्स्ट केस मतलब यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो सॉल्यूशन है वो क्लियर है। आई होप आप सबका भी आंसर लगभग इतना ही आ रहा होगा, राइट, करेक्ट। नाउ लेट्स कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग देखते हैं कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ है और टाइम कितना है, राइट। सो फॉर एवरेज वेलोसिटी what we need to calculate is, the formula is what, total displacement divided by total time, right। so this is our formula for average velocity। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना आप, डिस्प्लेसमेंट only need to information, that is what is the initial position and what is the final position, यानी कि ऑब्जेक्ट ने पहले कहां से चलना शुरू किया और वो फाइनली कहां पहुंच रहा है। तो ए से चलना शुरू किया, सी पे पहुंच गया। तो ए और सी के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, जो कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये पूरा लेंथ 100 था, ये 40 है, तो द रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग लेंथ विल बी 60, करेक्ट। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ गया है 60 मीटर्स, एंड टाइम कितना लगा है, तो टाइम तो वो जो टोटल लगा था यहाँ पे वही टाइम इसको यहाँ पे भी लग रहा है, राइट, क्योंकि वो ए से बी गया फिर बी से सी आया है। तो टोटल टाइम इज अगेन 30 सेकेंड्स, करेक्ट। सो टोटल टाइम इज 30 सेकेंड्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 60 मीटर। सो यहाँ से हमारा जो एवरेज वेलोसिटी का आंसर है दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 30, 60 डिवाइडेड बाय 30 इज 2 एंड द यूनिट इज गोइंग टू बी मीटर पर सेकेंड। नाउ यू टेल मी, क्या ये आंसर सही है हमारा, या कुछ और चीजें यहाँ पे हमें ऐड करनी पड़ेंगी?
सो यहाँ पे आप देखोगे हमें क्या निकालना था, वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का ही एक स्पेशल टाइप है ये। तो वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें भी मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन जो है वो किधर की तरह आप देख रहे हो, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन यानी कि वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्शन देखते हैं, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, सो दिस इज गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। सो यू कैन सिंपली से दैट द एवरेज वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट और इन द ईस्ट। Okay, so that is the final answer, 2 meter per second in the east. So that's the final answer for the average velocity. I hope सबको यहाँ पे अब ये clear हो चुका है, correct? So now with this, let's move on to our next question, and our next question is question number 3. Again, take a pause of 2 to 3 minutes and give it a try. ये बहुत interesting question होने वाला है. ओके, सो आई होप आप सब लोगों ने इसको ट्राई कर लिया है. लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड लेट्स ट्राई सॉल्विंग इट. सो क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ टोटल डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ फॉर द एंटायर जर्नी. ओके, तो यहाँ पे एक तो कोई तो जर्नी है जो कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है और उसके फर्स्ट हाफ में, यानी कि अगर मान लेते हैं कि वो 100 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा अगर, तो 100 किलोमीटर में से वो पहले 50 किलोमीटर में इस स्पीड से मूव किया है और अगले 50 किलोमीटर में उसने इस स्पीड से मूव किया है. तो हमें बताना क्या है कि पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या है. तो एवरेज स्पीड का तो कॉन्सेप्ट हमें पता है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है और टोटल टाइम चाहिए होता है. इसका रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं, हमें एवरेज स्पीड मिल जाते हैं, राइट. तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस के बारे में तो कुछ बताया नहीं है कि टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेट्स से दैट इज, अब यहाँ पे इसको बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है. हम लोग ट्राई करते हैं कि थोड़ा इजी में भी इसको बनाए. तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी गया है, ये उसका टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल जर्नी उसने किया है, राइट. अब यहाँ पे ये बोला गया कि इस टोटल डिस्टेंस के पहले हाफ में, यानी कि इसका एक तो कहीं पे मिड पॉइंट होगा, लेट्स से ये हमारा मिड पॉइंट है, तो पहले हाफ में, इस हाफ में उसका जो स्पीड रहा है वो कितना रहा है, दैट स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट. और अगले हाफ में जो उसका स्पीड रहा है, इस केस में जो उसका स्पीड रहा है वो कितना रहा है, हमारा 60 किलोमीटर पर आवर रहा है, करेक्ट. अब हमें ये तो पता है कि ये स्पीड तो हमें दे रखा है, हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट, हमें डिस्टेंस और टाइम चाहिए, तभी तो हम लोग एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक एक पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को खुद से कुछ मान लेते हैं. तो मान लेते हैं ये पूरा जो डिस्टेंस है वो 2d का रहा है. अब यहाँ पे 2d मैंने क्यों माना, क्योंकि आपको क्या करना है, फिर उस डिस्टेंस को हाफ हाफ करना है. तो ये वाला डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा, आपका d हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस हमने फिर से कितना बोल दिया कि ये भी d के बराबर है. तो आई होप आप सबको यहाँ पे ये लॉजिक क्लियर है कि हमने 2d क्यों एज्यूम किया, क्योंकि अगर आप हाफ करेंगे तो यहाँ पे d और d आ जाएगा. अगर आप d मानते तो फिर आपको क्या करना होता है, d/2 और d/2. तो फ्रैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है, इसलिए हम लोग चीजों को इंटीजर में रखते हैं, यानी कि सिंपल रखते हैं. तो हमने 2d मान लिया और उसको हाफ कर दिया, तो d और d ये डिवाइड हो चुका है. अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, दैट इज 2d. बट कितना टाइम लगा उसको, टाइम भी तो चाहिए ना, तभी तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एवरेज स्पीड की. तो हम लोग एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट का हम लोग टाइम निकाल लेते हैं. तो हमें डिस्टेंस तो पता ही है, स्पीड भी पता है, तो टाइम निकल जाएगा. तो लेट्स से यहाँ पे हमने बोला t1 का मतलब फर्स्ट हाफ का जो टाइम है वो कितना है. तो आपको पता है टाइम जो होता है वो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है. तो डिस्टेंस इज d एंड द स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना आ चुका है, d/40 आवर्स आ चुका है, ठीक है. तो ये हमारे पास पहले वाले जर्नी, पहले हाफ का टाइम मिल चुका है. अब इसी तरीके से आप सेकेंड हाफ का भी टाइम निकाल लो. तो यहाँ से t2 कहते हैं इसको हम लोग. तो सेकेंड हाफ का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अभी भी d है लेकिन स्पीड कितनी है इसकी, 60 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ गया, टाइम का d/60. अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखा है ना वो किलोमीटर में, d और d जो है यहाँ पे किलोमीटर्स में है, इसलिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, हमारा टाइम का आंसर आवर में आ रहा है.
अब इतना तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें पता चल चुका है कि अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना है। अब बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, राइट। तो एक काम करते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे। सो वी नो दैट एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इजंट इट। आई होप आप सब लोगों ने यहाँ पे इस तरह से तो सॉल्व किया ही होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, तो d प्लस टी, दैट इज गोइंग टू बी 2d, and what is the time, total time will be what, so total time is going to be d by 40 plus d by 60, है ना, दोनों टाइम को ऐड करेंगे ना, t1 plus t2, so d by 40 plus d by 60, so d by 40 plus d by 60, ये हमारा टोटल टाइम का वैल्यू है। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हुए फाइनल आंसर तक पहुंचना है, राइट। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स लिखे हुए हैं उसमें d कॉमन है, करेक्ट। तो ऊपर में d और d है, अगर उसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, राइट, ऊपर तो 2d हमारे पास है ही, यहाँ से d अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/40 बचेगा और यहाँ पे 1/60 बचेगा, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा न्यूमरेटर का टर्म है d और डिनोमिनेटर में जो कॉमन टर्म्स है फैक्टर्स, उसको हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। सो d से d यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो अब हमारे पास आंसर बहुत जल्दी आने वाला है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास, सो इन द न्यूमरेटर वी हैव नॉट d, वी हैव 2 एंड डिनोमिनेटर वी हैव 1/40 प्लस 1/60। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों फ्रैक्शन है, इसको ऐड करना है आपको, तो इसको ऐड करोगे आप तो क्या बनेगा, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 इधर आ गया हमारे पास, राइट। या आप चाहो तो डायरेक्टली एलसीएम लेके भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। 60 और 40 का एलसीएम आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे आपको ये कितना आएगा, तो 60 और 40 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, इसमें आप देखोगे 20, इसमें भी 20 है, इसमें 2 चाहिए, इसमें 3 चाहिए, तो 2 और 3 मिलके 6 हो गया, तो 6 और 20 हमारे पास 120, सो एलसीएम विल बी 120। तो आप चाहो तो एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, चलो हम लोग एलसीएम मेथड से ही कर लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, सो एलसीएम ऑफ 60 एंड 40 इज गोना बी 120, और यहाँ से हम लोग 40 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 आता है हमारे पास, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 60 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, राइट। आई होप अब यहाँ तक तो आपको क्लियर है। तो अब यहाँ पे फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या बन रहा है, सो 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इज 5/120, करेक्ट। अब ये दोनों डिवीजन में है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। तो जैसे ही आप इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे, आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 5/120 क्या बन जाएगा, 120/5 बन जाएगा। अब यहाँ से आप देखोगे तो हमारा आंसर आने वाला है, तो हो सकता है यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 240/5 आ रहा है ना, 240/5, जो कि बिल्कुल 5 से डिविजिबल है, 5 से कट भी रहा है। अच्छा, तो पहले ही यहाँ पे 5 से कट कर लेते, तो जो भी हमारा आंसर आने वाला है वो किलोमीटर पर आवर में तो आने वाला है, ठीक है। तो क्या आंसर है एक बार जरा सब लोग बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ आपको। तो एवरेज स्पीड की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज गोइंग टू बी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, सो 5 टाइम्स 4 इज 20, 5 टाइम्स 8 इज 40, सो हमारे पास आंसर 48 किलोमीटर पर आवर आ चुका है। सो दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सब लोगों का भी आंसर यही आ रहा होगा, करेक्ट। सो एवरेज स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर एवरीवन? आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, और क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे हाँ कैलकुलेशन थोड़ा था, बट आई होप आपको अप्रोच समझ में आया कि किस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। Okay, so let's now move on to our next question, and again I will give you 2 minutes of time to try it, and then we will discuss the solution. ये बहुत ही easy question है, आप देखोगे तो आपको simply यहाँ पे formulas यूज करने हैं, acceleration की वैल्यू पूछी गई है। So I hope आप सब लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। Now let's read the question and let's try solving it. So a bus increases its speed from 18 km/h to 54 km/h in 5 seconds. Calculate the acceleration. अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे बोला गया कि एक बस है जिसने अपने स्पीड को 18 km/h से बढ़ा करके
54 किलोमीटर पर आवर कर दिया है। और इस स्पीड को चेंज होने में, हालांकि यहाँ पे स्पीड लिखा गया है, यहाँ पे करेक्ट टर्म क्या होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड की जगह पे जो करेक्ट टर्म मुझे लगता है होना चाहिए वो होना चाहिए वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आप चीज को ध्यान रखना, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आप सबको पता ही है, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है ये तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, और टाइम कितना लगा है ये तो हमें दिया ही हुआ है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको जो वेलोसिटी दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, बट हमें टाइम जो है वो सेकंड में दे रखा है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो आप दोनों वेलोसिटीज आपको दिख रहे हैं इसको आप चेंज कर लो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, राइट। और अच्छा, यहाँ पे अब इनिशियल और फाइनल का भी बात कर लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो जो पहले की वेलोसिटी उसको हम लोग इनिशियल कहते हैं, और जो बाद वाली वेलोसिटी उसको हम लोग फाइनल कहते हैं। तो यहाँ पे आप सबको नोटेशन तो ऑलरेडी पता ही है, हमें इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u पता होता है। तो u की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर, बट हम लोग इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो आई होप आप सबको फैक्टर याद है कि किससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5/18 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप ये करोगे तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और वो कितना आने वाला है तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड ये वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी की आ चुकी है, करेक्ट। एंड अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो ये 54 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी आप सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो 8/15, तो हमारा सॉरी नॉट 8/15, इट्स 5/18, राइट। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा। तो 18 से 3 टाइम्स पे कैंसिल होगा, 3 टाइम्स 5 इज 15। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। नाउ you also know the time given, time is given to us, so total time taken for the change in velocity is how much, it is t is equals to 5 seconds। ये हमारे पास total time है। Now according to the definition of acceleration, we know that acceleration जिसको हम लोग डिनोट करते हैं अपना स्मॉल लेटर a से, that is change in velocity, यानी कि final minus initial divided by the time। तो अब इसमें अगर आप वैल्यूज को पुट करोगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड है, एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, एंड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज व्हिच इज 5 सेकंड्स, इजंट इट। सो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 15 minus 5 is 10, 10 divided by 5 is 2, एंड मीटर पर सेकंड इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर एक्सेलरेशन, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन काफी इजी लगा होगा, क्योंकि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्या करना था, फॉर्मूला यूज करना था। बट हाँ, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करने से पहले आपको यहाँ पे फैक्टर्स को यूज करके चेंज करना था। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आप सबको फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर, एंड आई होप आप सबके भी आंसर्स सेम ही आ रहे होंगे अगर आपने इसको ट्राई किया है खुद से तो। सो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि अगर आपका सेम आंसर है इसका मतलब आपने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है। नाउ लेट्स क्रैक द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल, and I will ask you to pause the video 2 minutes, solve it, okay, then we'll discuss the solution। अभी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा लग रहा होगा, है ना, डायरेक्शन से रिलेटेड है, बट यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी पता करना है। ओके, सो आई होप आप सब लोगों ने यहाँ पे इसको ट्राई कर लिया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक एथलीट है जो कि 30 मीटर नॉर्थ की तरफ रन करता है, दौड़ता है, और फिर वो डायरेक्शन चेंज करता है। अब वो ईस्ट में दौड़ रहा है 40 मीटर, और टोटल टाइम जो उसको लगा है पूरा डिस्टेंस और जो भी यहाँ पे जो भी मूवमेंट उसने किया है उस पूरे मूवमेंट को कंप्लीट करने में उसको टोटल टाइम कितना लगा है, 10 सेकंड का टाइम लगा है। नाउ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। अब देखो मैंने आपको बताया था कभी कभी क्वेश्चंस में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया एवरेज वेलोसिटी का। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन तो नहीं बताना है, आपको सिर्फ बता देना है इतना कि एवरेज वेलोसिटी जो है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। हालांकि जब हमने एक क्वेश्चन किया था तो वहां पे हमने डायरेक्शन भी लिखा था, क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड वर्ड यूज नहीं किया था, वहां पे सिर्फ एवरेज वेलोसिटी वर्ड यूज किया था। सो दैट इज द डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया है उसका ही आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं ना, इसको भी एक बार डायग्राम से फ्रेम कर लेते हैं, हमें पता तो चले कि हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ऐसे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो पता करना ही पड़ेगा, तभी तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगा ना। तो यहाँ पे पहले वो 30 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हम लोग कुछ
ये मान लेते हैं कि ये हमारा 30 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, करेक्ट। सो लेट्स से दिस इज 30 मीटर डिस्टेंस और जो भी ये लेंथ है 30 मीटर वो नॉर्थ की तरफ हमें जाता हुआ दिखा देना है, करेक्ट। उसके बाद फिर वो 40 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, ओके। तो अब ये मूव कर रहा है यहां से ईस्ट की तरफ, और कितना मूव किया उसने, तो उसने 40 मीटर मूव किया है, ठीक है। तो दिस इज 40 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। तो अब आपको यहाँ पे ये तो पता है कि ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, सो दिस इज अवर इनिशियल पोजीशन, लेट्स से ए। फिर वो यहाँ पहुंचने के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज करता है और फिर वो सी पे आता है जो कि हमारा फाइनल पोजीशन है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज वेलोसिटी और हमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो ये होता है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट। दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, करेक्ट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा फाइनल और इनिशियल पोजीशन में उसको पता करते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ आप कैसे बनाते हो, आप सबको पता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ विल ऑलवेज बी द लाइन ज्वाइनिंग दोज टू पॉइंट्स, यानी कि अगर आप फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो, सो दिस लाइन विच यू गेट, इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ जाएगा। सो वट एवर इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो अब ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल तो बन चुका है, इतना तो आप आइडेंटिफाई कर ही पा रहे हो, जिसकी दो साइड्स आपको पता है और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, विच दैट द लेंथ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली नथिंग बट इट इज द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के हाइपोटेनस का लेंथ जो है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट को x मान लें, so we know that x will be equal to, that means hypotenuse is equals to the square root of the sum of squares of the other two sides। तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर करेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे 40 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। 30 का स्क्वायर आपको पता है यहाँ पे 900 आ जाएगा एंड 40 का स्क्वायर हमारे पास 1600 आएगा, which will ultimately give you square root of 2500 एंड 2500 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 50 मीटर्स का आ जाता है। हालांकि अगर आप इतना नहीं भी करोगे तो आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है, 3 4 के साथ एक कॉम्बिनेशन आता है 5 का, है ना। तो अगर 3 और 4 हमारे पास अदर टू साइड्स हैं देन हाइपोटेनस विल ऑलवेज बी 5, ठीक है। अब वो 30 40 है तो 50 हो जाएगा फिर। सो इतना भी अगर नहीं करना चाहते हो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन हाँ क्वेश्चंस में आप ट्राई करो कि सारे स्टेप्स को शो करो, है ना, कि कैसे किया आपने कैलकुलेशन। Okay, so now we have got the total displacement which is 50 meter and we know the total time it take to complete the displacement is 10 seconds. So with this we have got our answer, that is 5 meter per second. And क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन नहीं लिखने वाले हैं। हालांकि अगर आप लिखना चाहो यहाँ पे डायरेक्शन तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि ये लाइन किस डायरेक्शन में है। तो हमेशा हम लोग नॉर्थ से देख लेते हैं कि कितने एंगल पे ये लाइन जा रही है, तो वो एंगल हम लोग लिखते हैं। हालांकि उतना आपको भी नहीं करना है, यू हैव टू बी वेरी सिंपल इन द कैलकुलेशन। सो आई होप आप सबको यहाँ पे ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगेन आई विल गिव यू 2 minutes टू ट्राई दिस क्वेश्चन, ओके। मीनवाइल आई हैव सम वाटर। तो एक बार अब इसको आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 6 को। ओके, सो आई होप आप सभी लोगों ने एक बार इसको ट्राई तो कर लिया होगा जरूर, और आपके आंसर्स भी आ रहे होंगे। नाउ अब आपके आंसर्स को एक बार वेरीफाई करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बस हमें डाटा को समझना है यहाँ पे कि क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, फिर वो एक्सेलरेट करता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, और हमें ये पूछा गया कि अगर वो एक्सेलरेट करता है, तो आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होगी, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ के 25 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो हमें ये बताना है कि वेलोसिटी को 10 से 25 पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा अगर वो उस रेट से एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या हमें दे रखा है, तो ये रहा हमारा इनिशियल वेलोसिटी विच इज 10 मीटर पर सेकेंड,
फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन टू यू विच इज 25 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू है विच इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीन इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं और आपको टाइम पूछा गया कि वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम कितना लगा है, तो विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वी विल फाइंड द टाइम। सो वी नो दैट द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, अगर हम लोग बात करें कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, so what is the formula for acceleration? Acceleration is equals to change in velocity v minus u by t, बट हमें क्या करना है, हमें t निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे t को सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि अगर t को इधर भेजोगे आप तो एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा। so t will be equal to v minus u divided by a। I hope आप सबको ये वाला स्टेप क्लियर हुआ है कि हमने ये कैसे किया। तो क्योंकि आपको टाइम निकालना था ना, तो आप टाइम को क्या करोगे, एज अ सब्जेक्ट बनाओगे, इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाओगे, और फिर यहाँ पे जब हमने किया इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो a नीचे आ गया, क्योंकि a को अगर आप इधर की तरफ ट्रांसपोज करते हो तो ये डिवीजन में जाएगा, तो a हमारे पास डिनोमिनेटर में आ चुका है। अब हमारे पास फाइनली क्या करना है, इसमें आपको वैल्यूज को पुट करने हैं और सॉल्व करना है। t इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू v विच इज 25, u विच इज 10 which is in meter per second and divided by acceleration which is 3 meter per second square, right? तो यहाँ पे आप देखोगे तो 25 में से 10 अगर आप माइनस करते हो तो हमारे पास 15 आएगा, और 15 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो मीटर से मीटर कैंसिल, 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल, और ये पर सेकंड एक ऊपर चला गया तो हमारे पास सेकंड बन चुका है। सो दैट मीन्स हमारे पास जो टाइम का आंसर आया है, व्हाट इज द आंसर फॉर द फाइनल टाइम which is 15/3 which you know it is 5 seconds। तो हमारे पास जो टाइम लगा है स्पीड इस वेलोसिटी को चेंज होने में, दैट इज 5 सेकेंड्स। सो दैट इज सॉल्यूशन। आई होप आप सबके भी आंसर सही आ रहे होंगे, इजंट इट? ओके, परफेक्ट। देन लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज आल्सो गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास यहाँ पे है, और ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी, है ना? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन वंस। Take a pause of 2 minutes and give it a try. Okay, let's now discuss the solution, everyone. So, question says that an object moves along a boundary of a square field. एक स्क्वायर फील्ड है, उसके बाउंड्री पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, और यहाँ पे ये भी बता दिया गया हमें कि जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड लेंथ 10 मीटर है, और एक साइड पे जब ये मूव करता है, जैसे यहाँ पे मान लो आप ये कॉर्नर्स पे अगर आप इसको नाम दे दो A, B, C एंड D, तो A से B जाने में यानी कि 10 मीटर कवर करने में उसको 40 सेकंड लगते हैं, फिर B से C जाने में अगले 10 मीटर में फिर से उसको 40 लगेंगे। तो इस तरीके से वो हर साइड पे 40 सेकंड का टाइम लेता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे पहुंचने में। Now question says what will be the magnitude of the displacement? Again the word is magnitude of the displacement. You don't have to find the direction here, you just have to calculate the magnitude. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट किसी भी एक कॉर्नर से चलना शुरू करता है, हालांकि आपको कॉर्नर से ऐसा तो नहीं दिया गया कि कॉर्नर से मूव कर रहा है, तो आप किसी भी एक पोजीशन को इनिशियल पोजीशन फिक्स कर दो और फिर आप देखो कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद चलने के बाद वो कहां पहुंच रहा है, ठीक है? क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो पता करना पड़ेगा ना। पहले लॉजिकली सोचेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए हमें, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन आपको कहीं पे भी फिक्स करना हो आप कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप किसी एक कॉर्नर को इनिशियल पोजीशन मान लो। तो लेट्स से ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से चलना शुरू करता है, दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन, राइट? अब यहां से जब वो चलना शुरू किया तो हमें ये पता है कि एक साइड पे मूव करने में उसको 40 सेकंड लगते हैं, तो यहां से ये जब यहां पहुंचा होगा तो 40 सेकंड लगा होगा, फिर B से C जाने में उसको और 40 सेकंड लगे होंगे, यानी कि A से C पहुंचने में उसको 80 सेकंड लग चुके हैं। तो वो मूवमेंट कितनी देर के लिए किया है, 2 मिनट 20 सेकंड तक वो मूव किया है ना, तो कितना राउंड उसने कंप्लीट किया होगा और फाइनली वो कहां पहुंचा है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 मिनट 20 सेकंड को ना सेकंड्स में चेंज करके देखते हैं। सो वी नो दैट 2 मिनट्स इज 120 सेकंड्स एंड देन 20 सेकंड्स एक्स्ट्रा, दैट इज गोइंग टू गिव यू 140 सेकंड्स। अब 140 सेकंड्स में इसने कितना कहां पहुंच चुका होगा ये देख लेते हैं। तो हर साइड पे अगर 40 सेकंड लग रहा है उसे, तो सोच के आप देखो, ये जो 120 है तो 40 का मल्टीपल है ना, तो 120/40, सो दैट मींस 3
3 साइड्स पे उसने मूव किया होगा इन 120 सेकेंड, उसने 3 साइड्स पे कवर कर लिया होगा, है ना, 40 + 40 + 40 दैट इज 120। नाउ इन द नेक्स्ट 20 सेकेंड्स वो फाइनली कहाँ पहुंचा है, तो अगर वो इधर की तरफ मूव करता हुआ आया होगा तो पूरा मूव करता तो 40 सेकंड लगता, लेकिन उसके पास 20 सेकंड ही मूव करने के लिए, तो वो आधे पे ही पहुंचा होगा। तो हमें ये पता चल गया कि इसके आधे पे पहुंच के यहाँ पे क्या हुआ है, रुक चुका है, यानी कि वो यहाँ से चलना शुरू किया, पहले वो इधर गया, फिर वो इधर गया, राइट, फिर वो इधर आया है एंड देन फाइनली वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो 40 + 40 80, 80 + 40 120, 120 + 20 140, सो दैट मीन्स द टोटल टाइम उसका कंज्यूम हो चुका है। अब वो यहाँ पे फाइनली पहुंच चुका है, तो ये जो E है ये हमारा फाइनल पोजीशन है। सो दिस इज आवर फाइनल पोजीशन, करेक्ट एवरीवन। आई होप आप सब लोगों ने इतना तो सोच लिया होगा डायग्राम से देखते हुए, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो दे रखा है हमें। सो नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो हमें देखना ये है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में लेंथ कितनी है। तो अगर ये पूरा साइड आप देखोगे तो ये 10 मीटर का था, उसका आधा ही तो हमें चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा लेंथ है दैट इज नथिंग बट इट इज 5 मीटर्स। ओके, अब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन को कैसे प्रेजेंट करना है, नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। सो जो भी यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है उसको आपको यहाँ पे वर्ड्स में थोड़ा लिखना पड़ेगा। दैट इन 2 minutes 20 seconds द ऑब्जेक्ट विल कवर 3 will move on 3 sides and then on the 4th side it will move only half of it, ठीक है। तो उसको आप लिखोगे और फिर वहां से आप डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोलोगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज गोना बी द initial the distance, the length between the shortest path between the initial and the final position, which according to the diagram is nothing but it is AE, and that is going to be half of AD, which is 5 meters, and that's the answer for the question। क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना था, डायरेक्शन अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन भी बता देते। तो डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, क्योंकि ये है इनिशियल और ये है फाइनल, तो हमेशा डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। तो अगर डायरेक्शन भी बताना होता हमें तो हम लोग नॉर्थ की तरफ बता देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट वे में आया है, बट ये सोचना इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था, राइट। तो आई होप आप सब लोगों ने इतना तो सोच लिया होगा, आप लोगों ने इतना किया होगा जरूर, एंड आपके आंसर्स भी यही आ रहे होंगे। सो नाउ विद दिस वी हैव केम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट न्यूमेरिकल सेशन, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 था बाय द वे। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच इज लेक्चर नंबर 4 we are going to discuss some graphs. We will be discussing about the position time graph, जो कि NCERT में आप देखोगे position time graph के नाम से दे रखा है, उसको हम लोग displacement time graph भी कह सकते हैं, and we have to also discuss the velocity time graph. So our next lecture will be going to be purely based on the graphs, the discussion of graphs, है ना। हम लोग बहुत सारे variety के graphs पढ़ने वाले हैं, कैसे हमें graphs को read करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। और ये इसलिए भी important है यहाँ पे क्योंकि जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो उसके जो डेरिवेशंस है वो उसी ग्राफ से आते हैं, राइट। तो अगर आपने ग्राफ्स को अच्छे से समझ लिया तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके डेरिवेशंस भी बहुत हेल्प करने वाले हैं वो। और क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो अगला जो हमारा न्यूमेरिकल सेशन होने वाला है वो इन दोनों लेक्चर्स के बाद होगा, है ना। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 के बाद जो लेक्चर नंबर 6 होगा वो हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल सेशन होगा। तो अभी अगले 2 लेक्चर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राफ्स, एंड इन द लेक्चर नंबर 5 वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंड देन उसको यूज करके हम लोग अपना लेक्चर नंबर 6 व्हिच इज सेशन 2 ऑफ न्यूमेरिकल्स वी विल डिस्कस लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स। और इस तरह से हम लोग कुछ और भी न्यूमेरिकल सेशंस लेके आएंगे बीच बीच में, ताकि आपको हर टाइप के बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाए, है ना। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतना भी आप कर लोगे सो यू विल बी प्रो इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, okay, and that is very important, okay। So this is all for the lecture everyone, thank you so much for your time, and I hope आप सब लोगों ने यहाँ से कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखा ही होगा। So do share it with your friends ताकि वो भी इस चीज को यहाँ पे सीखे, है ना, क्योंकि sharing is caring। And if you find this video helpful then do like it and do subscribe to the channel if you have not subscribed yet, and hit the bell icon so that जो भी lectures आपके लिए अपलोड हो रहे हैं उसके notifications आपको time to time मिलते रहें। So let's meet in the next class. Till then, have fun, enjoy your day, and take very good care of yourself. Bye everyone.